Hi guys. So now we are on lecture 3 of revision series of CFS. Guys, इसमें ना एक टॉपिक और एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूं आपको. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है. इसका सबसे पहले मीनिंग लिख लीजिए. आइटम्स which don't occur. मैं किधर आ बेटा, दूसरी तरफ आ बेटा. आइटम्स which don't occur in normal course of business. In normal course of business. Items which don't occur in normal course of business. Guys, 2-3 लेक्चर्स ही और करके इस सीरीज को अब हम क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे. ठीक है. आइटम्स बस इसी हफ्ते अब चलाएंगे. वेडनेसडे आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना. फ्राइडे कल एक आधी और क्लास लूंगा, सैटरडे को एक क्लास लेके इसको वाइंड अप करेंगे. आइटम्स व्हिच डोंट ऑकर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. लिखिए जरा एग्जांपल. पेमेंट लिखाया हुआ है मैंने ऑलरेडी. पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज. पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज. मेरे कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है. अगेंस्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज अगेंस्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. सर अब ये क्या है, ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है. एग्री कर रहे हो मेरे साथ. पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज अगेंस्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. सर कोई एम्प्लॉय अगर अपनी मर्जी से, एक होता है मैंडेटरी रिटायरमेंट, 60 के बाद आप जॉब नहीं कर सकते. अगर कोई एम्प्लॉय अपनी मर्जी से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा सर, रिटायरमेंट बेनिफिट. ठीक है. तो गाइज अब कोई भी एम्प्लॉय अपनी एज से पहले क्यों कोई रिटायर होना चाहेगा. बट स्टिल अगर तो ये सिचुएशन आ गई है तो क्या ये रोज रोज होगी या कभी कभार होगी. सर कभी कभार होगी. तो ऐसा कोई भी आइटम विच डोंट ऑकर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब सरल भाषा में जो कि नॉर्मली अराइज नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. इज दैट क्लियर. ठीक है, आगे बढ़े. सर स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक लॉस ड्यू टू फायर या फिर थेफ्ट. सर ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया या फिर लॉस हो गया. मुझे पता आपने लिखा हुआ, दोबारा लिखो. सी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. अब स्टॉक आपका जल गया या आपका स्टॉक चोरी हो गया, क्या ये हर बार होगा या कभी कभार होगा. सर कभी कभार होगा. तो ये भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. अब सर सपोज करो आपने वो स्टॉक के ऊपर क्या लिया हुआ था, इंश्योरेंस लिया हुआ था. अब उस इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया. ये क्लेम क्या रोज रोज मिलेगा सर. सर नहीं. ये क्या हो गया सर आपका इनकम. इज दैट क्लियर. कोई दिक्कत कोई परेशानी. ये आपके लिए क्या हो गई, इनकम. एम आई क्लियर, बात समझ आ गई. ठीक है. आई लवन्या. यस सर. बेटा कैसे हो बाप. सब बेटर हूँ. बेटर हो. कैमरा ऑन करोगे. नो सर. चलिए कैमरा मेरे
कैमरा लवन्या का मैं क्या ऑन कराऊंगा, मेरा ही कैमरा इज नॉट वर्किंग। चलिए, अभी इससे पहले एक सीएमए इंटर का लेक्चर रिकॉर्ड किया तो स्मूथली चला, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं क्या हो जाता। अब आपके सामने है गाइस, रिजल्ट आपके सामने है सीएमए का। जितने मेरे बच्चे अपेयर हुए सारे के सारे बच्चे वो क्या हो गए, क्लियर आउट कर गए। नाउ इट्स अप टू यू कि सक्सेसफुल होना है एक डिफिकल्ट रास्ता चूज करके, जिसमें सक्सेस की गारंटी जो है गाइस वो कई परसेंटेजेस पे कम है। और या फिर आप ऐसा रास्ता चूज कर सकते हो जिसमें गाइस विच इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, कोई नई चीज लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को पता नहीं होता इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। नेक्स्ट है गाइस आपका रिफंड ऑफ टैक्स। Lavanya, we are starting a topic called as extraordinary items in chapter CFS. ओके सर। आपने पढ़ा हुआ है बेटा ये ऑलरेडी? यस सर। ठीक है बेटा। लवन्या, इसकी क्या ट्रीटमेंट है बेटा? सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पहले ऊपर प्लस हो जाते हैं और फिर लास्ट में माइनस, और जो इनकम्स है वो पहले माइनस होती है फिर लास्ट में प्लस। ओके, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे? नलिफाई हो जाता है उसका इफेक्ट। नलिफाई हो जाता है उसका। ठीक है, आइए रिफंड ऑफ टैक्स। गाइस, रिफंड ऑफ टैक्स कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा पे कर दिया और गवर्नमेंट हमें वो टैक्स क्या कर देगी सर, वापस कर देगी। तो ये भी क्या हो गया सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपके जो लेवल तक सिर्फ ये 4 ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पढ़ाए जाते हैं। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? अब इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड गाइस मैंने ना एक क्वेश्चन कराना है आप लोगों को। एक अच्छा है, मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। आइए गाइस, गाइस अगर आपने फॉर्मेट चेक किया हो तो उसमें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये बिफोर वर्ड टैक्स के साथ भी लग रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ भी। फॉर्मेट की शुरुआत ही कहां से हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इज दैट क्लियर? यानी कि आपको सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहां लेने पड़ेंगे, पहले वर्किंग नोट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो आइए गाइस, एक एग्जांपल मेरे साथ लिखिए आप लोग। लिखिए एक एग्जांपल। आपको यहां पे सरप्लस दिया हुआ है 12.5 लाख का। दे हैव गिवन यू सरप्लस ऑफ 12.5 लाख। इंटरम डिविडेंड 50,000। जनरल रिजर्व 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स, लवन्या आर यू नोटिंग इट डाउन? यस सर। 2 लाख का। अब बहुत ध्यान से स्टार मार्क करते जा रहा हूं ईओआई आइटम्स को। ईओआई आइटम्स को मैं क्या करते जा रहा हूं, स्टार मार्क। तो गाइस यहां पे देखिए, वीआरएस, वीआरएस पेमेंट टू, वीआरएस पेमेंट टू एम्प्लॉयज, 4 लाख। सर कंपनी के लिए क्या हो गया खर्चा, ये कंपनी के लिए क्या हो गया, ईओआई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन सा वाला सर, एक्सपेंस वाला। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है गाइज आपका एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, स्टॉक लॉस्ट
ड्यू टू फायर। गाइस ये है आपका 1,00,000। ये भी आपका क्या है, ईओआई एक्सपेंस या लॉस बोल लो। नेक्स्ट है गाइस आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये है गाइस आपका 70,000, 70,000। ठीक है, ये है आपका ईओआई में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, तो क्या है ये, इनकम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है गाइस आपका रिफंड ऑफ टैक्स। $20,000। ईओआई इनकम। लेकिन बड़े ध्यान से एक चीज देखिएगा गाइस, इधर देखिए सर, वीआरएस लिखना बंद करेंगे। वीआरएस पेमेंट टू एम्प्लॉइज, इट्स अ कैश एक्सपेंस। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? डू यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? सो स्टॉक लॉस ड्यू टू फायर, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। नेक्स्ट है आपका गाइस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इट्स अ कैश इनकम। एंड देन रिफंड ऑफ टैक्स, इट इज ऑल्सो ए कैश इनकम। एग्रीड? ये एक क्वेश्चन कर लोगे ना मेरा, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम तंग नहीं करेगा पेपर में, जस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, चल बात समझ आ गई सबको? उसके अलावा एक आइटम लास्ट और लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया हुआ 2,40,000। एम आई क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन है जो हमें करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम्पल बना है हमारा। कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़े आगे भाई, इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए। लवन्या आपने क्योंकि बेटा मेरे से सीएफएस नहीं पढ़ा हुआ, ये आपने जिस तरीके मेरे को रिप्लाई किया, प्लस में इस तरीके पढ़ाया जाता है कि वो सारी की सारी चीजें बेटा फॉर्मेट के अंदर ही शो कर रहे हैं। ठीक है, यस बट फॉलोइंग अगर हम बच्चे आपका ये देखा जाए कि ये जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेटा, ये आपका जैसे, हाँ, जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेटा, इसमें दो मेथड्स होते हैं, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अदर इज इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपके सिलेबस में कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट। एंड गाइस ये जो इनडायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, दैट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम AS3 को फॉलो करें गाइस, और AS3 में अगर आप फॉर्मेट चेक करोगे तो गाइस आपका फॉर्मेट में सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी कहां से शुरू होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसका मतलब हमें फॉर्मेट के अंदर कौन सा वाला प्रॉफिट लेना है, जो कि बिफोर टैक्स है और जो कि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो गाइस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे मेरा याद रखना, अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीबीटी से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर की जितनी चीजें हैं सर, वो कहां आएंगी, फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि मेरा फॉर्मेट ही कहां से शुरू हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और पीबीटी के जितनी बाद की आइटम्स वो कहां आएंगी सर, वर्किंग नोट। यानी कि सर P&L एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम्स किसके अंदर आने वाले हैं सर, आपके वर्किंग नोट में। और सर एक चीज और पता चली कि मेरे को फॉर्मेट में पूछा क्या जा रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओएल।
तो सर अगर इधर देखिए 1 लाख का मेरा पीबीटी आया और ऊपर मैंने किसी को वीआरएस की पेमेंट करी 20,000 की, कितने की पेमेंट करी? 20,000। मुझे प्रॉफिट कौन सा लेना है? बिफोर टैक्स एंड बिफोर ईओआई। लेकिन मैंने तो ईओआई क्या कर दिया? प्रॉफिट में से माइनस कर। अब अगर मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट को फॉलो करना है तो मैं लूंगा पीबीटी एंड ईओआई। कितना गाइस? 1,20,000, क्योंकि बिफोर वाला लेना है ना। मतलब प्रॉफिट में से टैक्स भी हटा दो एंड प्रॉफिट में से सारे के सारे ईओआई आइटम्स भी हटा दो। तो अगर किसी भी एक्सपेंस को हटाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर इनकम को हटाओगे तो प्रॉफिट घटेगा। यहां पे मैंने एक्सपेंस को हटा दिया, मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। पता नहीं क्यों ये फॉर्मेट के अंदर ही दिखाते हैं, ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को वॉयलेट कर रहे हैं इस तरीके पढ़ा के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को वॉयलेट करने वाली बात है। आप जब प्रोफेशनल पेपर में या बीकॉम में ये इस तरीके सॉल्व करोगे ना, वहां टीचर गलत कर देंगे। 11वीं 12वीं के मूर्ख टीचर है, इनको आता नहीं है। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय हूम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यार AS3 को फॉलो नहीं करूंगा तो फिर तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा इंडिया AS3 को यहां पे 12वीं क्लास में फॉलो नहीं करता। आप किसी प्रोफेशनल फैकल्टी से पढ़िए, आप वहां पर देखिएगा गाइस, पता क्या होता है? यहां पे तो काम चलाऊ चल रहा है कि सर सब फॉर्मेट के अंदर। अरे यार गलत हो जाएगा प्रोफेशनल कोर्स में। और बीकॉम में भी अगर कोई ऐसा प्रोफेसर, कोई लेक्चरर होगा जिसको नॉलेज होगी, वो गलत कर देगा आपका। इसलिए मैं तो प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से पढ़ाता हूं, मैं कभी भी फॉर्मेट के अंदर नहीं दिखा। आई तो अब गाइज इन्होंने मेरे को बोला है CFS प्रिपेयर। यस लवन्या? सर फाइनेंस कॉस्ट जो है वो भी ईओआई आइटम है? फाइनेंस कॉस्ट बेटा आपकी? यस सर। नो बेटा, फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट ईओआई। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट। हु टोल्ड यू कि ईओआई है? इट्स नॉट एन ईओआई। ओके सर। आपको किसने बोला फाइनेंस कॉस्ट ईओआई है? नो सर, मेरे को डाउट था, मैं भूल ना गई बेटा, थी। फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट एन ईओआई। आपको कहां से डाउट अराइज हुआ? मेरे को प्लीज बताओ थोड़ा सा। सर एक्चुअली हमें एक क्वेश्चन मिला था स्कूल में कैश फ्लो का, उसमें फाइनेंस कॉस्ट था, तो वो मेरे को फिर आ नहीं रहा था कि उसको कहाँ से एडजस्ट करना है। इट्स नॉट एन ईओआई बेटा। चलो, आपके जो सिलेबस में लवन्या, दीज 4 आइटम्स आप इनको ईओआई मान सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलिए। आई लवन्या, आप मेरे से पढ़े होते ना बेटा, उस टाइम जिस तरीके आप अभी क्लासेस कर रहे हो, उस टाइम आपने मेरी बात मानी होती, और आपने उस टाइम पे क्लासेस घर पे बैठ के आपने क्लासेस मेरे साथ करी होती। हर संडे आप मेरे पास आते टेस्ट देने, आपकी बहुत अच्छी बेटा प्रिपरेशन होती। चलिए आगे देखिए। अभी भी मैं आप लोगों को ये बात बार बार समझा रहा हूं, मेरी बात मानिए। जिन बच्चों का MBA करने का प्लान है कल का, जिन बच्चों का MBA करने का प्लान है कल को, गाइस आपकी क्लास में, आपके सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे आपके साथ, दे विल बी बीटेक, दे विल बी बीकॉम एंड दे विल बी BBA। ठीक है? जो सबसे ज्यादा मेजर प्रपोर्शन होगा ना MBA वाले, ये बातें आपको बाद में मेरी याद आएंगी, बीटेक वाले होंगे। क्योंकि आज इंजीनियरिंग का बच्चा क्या करता है? MBA करता है। ठीक है सर, आप अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद अगर आप कल को बैठोगे गाइज MBA वालों के साथ, तो गाइज आप वहां पर यू विल बी टॉपर। क्योंकि फाइनेंस की जितनी नॉलेज एक CA और एक CMA को हो, और किसी को नहीं है। अब CA में सर लग जाते हैं 6 साल, बट सर CM में आप 3 साल में भी कवर कर सकते। सो द चॉइस इज योर्स, 3 साल ग्रेजुएशन में डालने या 3 साल CMA जैसी प्रोफेशनल डिग्री में डालने। 3 साल ये करो, उसके बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कैट। कैट के लिए तैयारी करो, अच्छा कॉलेज निकालो। गाइस आपको कैसी कंपनी में जॉब मिल सकती है? JP मॉर्गन, जरा सर्च करके देखना इसके बारे में। इट्स ए कोर फाइनेंशियल कंपनी, इट्स ए कोर फाइनेंशियल कंपनी गाइस। स्टार्टिंग पैकेजेस ही JP मॉर्गन पे बहुत अच्छे होते। इट्स एन MNC। कभी JP मॉर्गन के बारे में सर्च करें, खुद सोचिए
मेरे फ्रेंड हु हैज डन एमबीए फाइनेंस, ही इज अ बीटेक, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। लवन्या, एनी गेस, एनी रैंडम गेस, बेटा क्या पढ़ाया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में? एमबीए फाइनेंस की क्लास है यार, क्या पढ़ाया होगा? एनी रैंडम गेस? टैक्स, हाँ, सब फाइनेंस के बारे में ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी? किसको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी? कॉमर्स वालों को। कॉमर्स वालों में आपका कंपटीशन किसके साथ हो गया? बीकॉम। सर ये तो बेचारे छोड़ दो, नहीं तो बच्चे हैं। बीटेक वाला तो बिल्कुल, वो तो बॉर्न भी नहीं हुआ बच्चा, ये तो न्यूली बॉर्न है, ये भी क्रॉल करता हुआ बच्चा है आपके आगे, इफ यू हैव गॉट द प्रोफेशनल। सोच समझ के देखिए, जो बातें हम आपको समझा रहे हैं, 100% रिजल्ट आया सीएमए का, 100% रिजल्ट। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही हैज स्कोर्ड 88 मार्क्स एट ऑल इंडिया लेवल। आराम से सोचिए, फिर भागम भागी में मत भागिए कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। कल देखो, एक बच्चा 11th की क्लास में, इनके थॉट्स मेरे को बेहोश हो जाता हूं मैं सुन के। सर मैं ना 11th मैंने कॉमर्स में किया, मैं इसको पूछा, मैंने कहा बेटा आपका 12th में यही कंटिन्यू करने का है? तो कहती सर अगर तो सर मैंने कॉमर्स ही पढ़ा तो फिर तो मैं यहीं रहूंगी, अदरवाइज सर मेरा है कि मैं ह्यूमैनिटीज ले लूंगी। मैंने कहा है? मैंने कहा व्हाई यू चेंज योर स्ट्रीम? सर मैंने आईएएस करना है। आईएएस में मैं बहुत क्लोजली आईएएस एस्पिरेंट्स को जानता हूं, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रहता वहां सारे आईएएस एस्पिरेंट्स थे, एक्सेप्ट मी। मैं सिर्फ सीएस कर रहा था, बाकी सारे बच्चे आईएएस कर रहे थे। अब उन बच्चों ने 16-16, 17-17 घंटे की पढ़ाई थी, 16-17 आवर्स। मैंने कहा बेटा तू इतनी पढ़ाई कर सकती है? 1 घंटे की सिटिंग नहीं दे सकती वो क्लास में। वो लड़की वो कह रही है मेरे 2 कजन ब्रदर्स हैं, उन्होंने आईएएस के लिए वो तैयारी करेंगे, उन्होंने मुझे भी बोला तो ह्यूमैनिटीज ले। अरे यार पहले अपना तो देखो। मतलब पता नहीं, कोई कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस सब जो कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा या वही करूंगा। एक बारी मेरे पास पिछले बारी एक बच्चा आया, मुझे अभी भी उसका नाम है विनम्र, नाम था उसका। मैंने उसको बोला, मैंने उसको सब कुछ सजेस्ट किया, हाँ सर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। वो एक अपने साथ एक बच्चा ले आया एक और, उसका नाम है स्वयं। बाद में मेरे को विनम्र ने क्या बहाना मारा, सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, मैं सीएमए नहीं कर सकता। थोड़े दिनों के बाद मेरे को फोटोज दिखती, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके पूरा सूट बूट पहन के फोटोज खिंचवा रहा है। मैंने कहा तू झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और विनम्र ने जो बच्चा स्वयं लाया, ही इज माई सीएमए टॉपर। बच्चों को सिर्फ ये होता है कि हम मजे कर ले, 3 साल के मजे के पीछे अपनी पूरी लाइफ टाइम जिंदगी मत खराब कर लेना। मत भागो कॉलेज कॉलेज कॉलेज। सर 3 साल सेक्रीफाइस कर दोगे, सारी जिंदगी यू विल बी अभी जितनी मेहनत कर सकते हो वो कभी नहीं कर पाओगे। आइए, तो ये देखिएगा इस, अब यहां पर मैं आपके सामने वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं। वर्किंग नोट में आई हैव स्टार्टेड द सॉल्यूशन। कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर, क्या क्या बिफोर? टैक्स एंड ईओआई। यानी कि सर आपको आपको प्रॉफिट वो वाला कैलकुलेट करना है, टैक्स हटा के, ईओआई हटा के, ठीक है। अब सर इन्होंने तो हमें क्या दे दिया हुआ है? सरप्लस। सर ये सरप्लस का मतलब क्या होता है ये समझो। सर ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है ना, इसमें जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है ना, वो होता है सरप्लस। दैट इज सरप्लस, 12.5 लाख। यानी कि सर इसमें आपके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के भी सारे एक्सपेंसेस क्या हो गए? माइनस हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा, किसके ऊपर? किसके पास? पीबीटी एंड ईओआई। तो सारे आइटम्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के भी क्या करने पड़ेंगे? हमें हटाने पड़ेंगे। जरा ढूंढो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के कौन कौन से आइटम्स है। सर इंटरिम डिविडेंड एंड जर्नल, एंड पीबीटी के बाद एक आइटम आता है दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर AS3 को फॉलो करते हुए चलना है, मैं तो अपने बच्चे को ऐसे ही कराता हूं। पीबीटी के बाद के जितने आइटम्स वो वर्किंग नोट में आएंगे, पीबीटी के ऊपर के जितने आइटम्स वो फॉर्मेट के अंदर आएंगे। तो सर आप देखो 50,000, 1.5 लाख, 1 लाख और 2 लाख, करो जी ऐड बैक।
सरप्लस है मेरा 12.5 लाख का। एड बैक करते जाओ, एड बैक करते जाओ गाइस। यहां पे सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड। लवन्या, आपको ये सारे आइटम्स फॉर्मेट के अंदर एक बार इंटरिम डिविडेंड को ऐड करवा रहे होंगे, और फॉर्मेट के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक बार इंटरिम डिविडेंड माइनस करवा रहे होंगे। एम आई करेक्ट? यस सर, यस सर। फॉर्मेट के अंदर इंटरिम डिविडेंड को ऐड बैक नहीं करना बेटा, वो वर्किंग नोट में करना है। जब मैं वर्किंग नोट में दिखा रहा हूं इंटरिम डिविडेंड को ऐड बैक कर रहा हूं, तो मैं किसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। चल, इंटरिम डिविडेंड है 50,000 का। जर्नल रिजर्व है आपका 12 तक, तो ये चल जाता है, बट ये आगे नहीं चलता। इधर आ गया 1 लाख प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। कर लिया ऐड बैक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, 2 लाख। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए। अच्छा सर, इधर देखिए, अब मेरी तरफ देखिए सारे। सर इंटरिम डिविडेंड को क्यों ऐड बैक किया? व्हाई यू हैव एडेड इंटरिम डिविडेंड? सर इंटरिम डिविडेंड आपने कहां से माइनस किया था? प्रॉफिट में से। आप जब भी कोई आइटम प्रॉफिट में से एडजस्ट करते हो, तो आप उसको किसका पार्ट बनाते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। लेकिन सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने देखा, अरे डिविडेंड मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सर ये पीबीटी के बाद का आइटम है, इसलिए मेरे को इसको ऐड बैक कहां करना पड़ रहा है? वर्किंग नोट पे। जब मैं वर्किंग नोट में इसको ऐड बैक कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। समझ आ गई मेरी बात? सर जब इंटरव्यूअर्स आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा और आप उसको बता पाओगे, सर व्हाई वी आर नॉट शोइंग दीज आइटम्स इन फॉर्मेट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तब मिलती है जॉब। आई आगे देखिए गाइस, उसके बाद क्या सर सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स हटाने थे, या ईओआई के आइटम्स भी हटाने थे? सर ईओआई के आइटम्स भी हटाने। तो सर ईओआई के आइटम्स देखो आपके। सर वीआरएस पेमेंट टू एम्प्लॉइज। सर एक्सपेंस को हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, और इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा। सर हमें तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर टैक्स एंड बिफोर ईओआई। तो ईओआई वाले आइटम्स को भी क्या करना पड़ेगा सर? हटाना पड़ेगा। तो सर आ जाओ, प्लस ईओआई एक्सपेंस, या ऐसे, मेरी बात सुनो, रुको रुको रुको, ऐसे लिख दो इधर, प्लस ईओआई एक्सपेंस। तो इधर क्या आ गया? वीआरएस आ गया। ठीक है, वीआरएस कितने का सर? 4 लाख का। एंड सर प्लस आपका आ गया स्टॉक लॉस्ट 1 लाख का। अब सर माइनस करेंगे ईओआई इनकम्स को। सर ईओआई इनकम्स को माइनस क्यों कर रहे हो? क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि सर इनकम को जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। तो सर ईओआई इनकम्स में देखिए क्या क्या है आपका, एक इंश्योरेंस क्लेम और एक रिफंड ऑफ टैक्स। आपने लवन्या रिफंड ऑफ टैक्स को भी एक बार ही माइनस किया होगा और एक बार ही प्लस किया होगा, क्या ये ऐसा केस था? यस सर। चलिए, तो इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ वो कितने का? 70,000 का। 70,000 का। और रिफंड ऑफ टैक्स कितने का? 20,000 का। तो गाइस देखिए, मुझे जरा बताइए कितना आएगा? 12.5 50, ये हो गया 13 लाख। 13 लाख और 1 14, और ये हो गया 16। ठीक है, 16 और 5 21 लाख। ये आएगा आपका 20,10,000। जरा मुझे क्रॉस चेक कर दीजिए। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। सही है? क्या अब हम इसको फॉर्मेट के अंदर लेके जाएंगे? विल आई टेक इट बैक इनटू द फॉर्मेट? मेरी बात समझ आई सबको? ठीक है, आई। अब जरा एक चीज बड़े ध्यान से मेरी सुनिएगा। लवन्या और मैंने एक चीज डिस्कस करी, सर रिफंड ऑफ टैक्स को एक बार ही मैंने माइनस किया,
सर माइनस क्यों किया? क्योंकि ईओआई वाले आइटम्स को हमें हटाना है, इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा सर? माइनस। लेकिन एक बारी अगर आपने सुना हो लवन्या और मैंने बोला कि ईओ आपका रिफंड ऑफ टैक्स फॉर्मेट के अंदर जाके क्या होगा? ऐड होगा। सर वो क्यों ऐड क्यों होगा? जरा यहां पर देखना, कॉन्सेप्ट समझो। सर रिफंड ऑफ टैक्स आपका क्या है? ओ भाई कैश इनकम है। ये क्या है? कैश इनकम। क्या? कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करना, यही तो मकसद था इस चैप्टर का। यही तो मकसद था इस चैप्टर का। सब बच्चे एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? तो सर कैश आया, कैश का इनफ्लो कैश फ्लो में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा? प्लस के माइनस? सर प्लस। और कैश इनकम दोबारा से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव स्टेटमेंट में क्या होगा सर? ये ऐड होगा। और सर लेकिन एक ये देखना, कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस क्या करता है? इनफ्लो क्या आउटफ्लो? सर आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या करेगा? कैश को सर कम करेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये क्या होगा सर? माइनस होगा। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? सर लेकिन एक चीज जरा ध्यान से, स्टॉक देखिए गाइस, स्टॉक लॉस ड्यू टू फायर, इट्स ए नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक ही बारी आ रहा होगा, और एक ही बारी कहां पर आया? ये वर्किंग नोट। मैं किसी भी बच्चे को जब कराता हूं और बच्चा स्कूल वाले टीचर का मेरे को बताता है, वो बोलता है सर वर्किंग नोट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, वो तो सब फॉर्मेट के अंदर कर रहा है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी सीएमए के आगे ये स्कूल टीचर्स ऐसे करवाएंगे तो उनको थप्पड़ मारेंगे, बेवकूफ क्या करा रहे हो बच्चों को? इट्स ए नॉन कैश एक्सपेंस। और क्या किसी भी नॉन कैश एक्सपेंस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं? सर नहीं दिखाते। स्टॉक लॉस ड्यू टू फायर, इसको हमने यहां पर क्या किया सर? एड बैक किया। क्या किया सर? एड बैक। सर क्यों एड बैक किया? क्योंकि सर हमने इसको प्रॉफिट में से क्या किया था सर? माइनस किया। और क्योंकि सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को क्या करना है सर? हटाना है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सा वाला है? एक्सपेंस वाला। जैसे एक्सपेंस को हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सर क्योंकि इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस तो ये फॉर्मेट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन बाकी ईओआईज देखो, बाकी के ईओआईज देखो, सर ईओआई एक्सपेंस कैश एक्सपेंस, ईओआई इनकम कैश इनकम, ईओआई कैश इनकम। सर क्योंकि ये कैश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाकी तीन आइटम्स, तो मेरे को उनको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट के अंदर दिखाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? लवन्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बेटा? यस सर। ठीक है चलो। तो गाइज अब आ जाइए, अब देखिए, दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट, दिस इज द रियल फॉर्मेट गाइज। यहां पे हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 इनडायरेक्ट मैथड, इनडायरेक्ट मैथड। तो सबसे पहला पर्टिकुलर्स अमाउंट, जस्ट अ मोमेंट। चली गई। तो यहां पे आपका आ गया सबसे पहले, दिस इज योर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
आंसर इसकी शुरुआत ही कहां से हो रही है? पीबीटी एंड ईओआई। कितना आ रहा है गाइस? 2 लाख, सॉरी 20,10,000। सब समझ गए मेरी बात? हैव यू गाइस गॉट इट और नॉट? अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं ये सारे आइटम्स अगर मैं अंदर ही दिखाता, सही करता गलत करता? सर गलत करता। अब जो आपके स्कूल टीचर्स करा रहे हैं या बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले करा रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए। ओहो, जगह खत्म हो गई है मेरे पास। आइए गाइस, अब देखते हैं हमारे कौन कौन से आइटम्स थे गाइस। अब सबसे पहले गाइस हम लोग नॉन ऑपरेटिंग, आपको मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखवाया था? डेप्रिसिएशन नहीं लिखवाया था। एक देखिए इसमें क्या क्या है आपका। इंटरम डिविडेंड तो हमने ऐड बैक कर लिया, जनरल रिजर्व ऐड बैक कर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड बैक कर लिया। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को एडजस्ट करिए सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से इधर सब बच्चे। सर इंटरेस्ट ऑन लोन, सर ये मैंने कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। एग्री कर रहे हो सब बच्चे मेरे साथ? सर जो खर्चा देना ही देना है, मैंडेटरी बेसिस पे देना है, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दैट इज कैप। कैप कहां पर आता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट मैंडेटरी नेचर, वो कहां आता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है, देना ही देना है यार, मैंडेटरी नेचर है। कितना है आपका यहां पर? 2,40,000। सर आप जब कोई भी खर्चा प्रॉफिट में से एडजस्ट करते हो, तो सर वो खर्चा किसका पार्ट बनता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन सर सीएफएस ने हमें बताया कि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। लेकिन सर हमने इसको कहां से माइनस, कहां पर दिखा दिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग से हटाना पड़ेगा। सर अब मुद्दा फॉर्मेट के अंदर या फिर वर्किंग नोट से हटाना। हटाना मतलब जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट ऐड बैक होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है? ऐड बैक करना है। सर मुद्दा यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका फॉर्मेट में ऐड बैक होगा या फिर वर्किंग नोट में ऐड बैक होगा? सर ये ऐड बैक होगा फॉर्मेट के अंदर। क्यों? क्योंकि सर ये पीबीटी के पहले का आइटम है, ये पीबीटी से पहले का आइटम है। और क्योंकि सर ईओआई भी नहीं है ये, या तो ईओआई होता तो मैं बाहर दिखाता। सर ये पीबीटी से क्योंकि पहले का आइटम है, तो मैं इसको कहां दिखाऊंगा? फॉर्मेट के अंदर। पीबीटी के बाद के आइटम्स फॉर्मेट के बाहर, पीबीटी के पहले के आइटम फॉर्मेट के अंदर। अब जो ईओआई वाले आइटम्स हैं, वो चाहे पीबीटी से ऊपर के आइटम्स हैं, लेकिन तो भी वो कहां आते हैं? फॉर्मेट के बाहर। क्योंकि फॉर्मेट की शुरुआत ही कहां से होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर ईओआई। एम आई क्लियर? आइए गाइस, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे एड बैक करता हूं इंटरेस्ट ऑन 2,40,000। इज दैट क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आया मुझे बता दो। यस सर। दैट्स ग्रेट। बढ़े आगे। क्या अब रिफंड ऑफ टैक्स, ये क्या है गाइस? मेरी कैश इनकम है, ऐड बैक कर दूं। कैश इनकम को ऐड बैक कर दूं भाई, कितना? 2 लाख। सर वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, सर ये मेरा क्या है? कैश एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस क्या करता है? कैश को भाई माइनस करता है। कितना है वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट? 4 लाख की। उसके बाद प्लस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इट इज ऑल्सो योर ईओआई। ये क्या है आपकी? कैश इनकम। कितनी भाई? 70। क्या यहां पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी हुई है? सर नहीं दी हुई। तो आप इसको यहां पर लिख दो टोटल
सर कोई टैक्स माइनस करना है? सर कुछ भी टैक्स माइनस नहीं करना। ठीक है, तो सर ये आप माइनस करोगे, कितना आएगा मुझे बता दीजिए। 20 में से 2 गया, 2 गया, ये आ गया 16, 16 सॉरी ऐड होगा 22 24, फिर आ गया 20, कितना आ रहेगा? इस फटाफट इसको कैलकुलेट करिए यार, कैलकुलेटर पे करो जल्दी। कितना बेटा? 212 21,20,000, 21,20,000। क्लियर है? सर बी तो कुछ भी नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर उसमें क्या क्या आ गया? एक आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये पैसा लाएगा या देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा। कितने का सर? 2,40,000। सॉरी सॉरी, इसको मैं बाहर दिखा दिया। एंड उसके अलावा एक आपका गाइस इंटरिम डिविडेंड। कितना है सर आपका इंटरिम डिविडेंड? यार इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा 2,40,000 है या 50,000 है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 50,000। $2,90,000। इज दैट क्लियर? क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है बेटा, चलो इतना ही रखेंगे आज। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, आज इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है, कल क्योंकि 11th का टेस्ट होगा तो आप लोगों की क्लास लेट होगी, 4:45 तक आप लोगों की कल क्लास होगी। ठीक है, जिस दिन आप मेरी बात सुनिए, जिस दिन 11th का टेस्ट नहीं होगा, 11th का टेस्ट देखेगा ही, मेरी बात सुनिए, MWF एंड TTS, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, मंडे को गाइस जो आपकी क्लास, ओहो मैं आत्मा क्यों बन गया, 4:45 आज थर्सडे है ना? ठीक है, अदरवाइज 4 बजे। क्लियर है? ठीक है, 4 सवा 4 के बीच में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम कल देखेंगे। चलिए ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा।